हेलो फ्रेंड, वेलकम ड्रीम जॉब अड्डा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश पटवारी के लिए हिंदी की सीरीज का पार्ट 3 लेके आए हैं। इसके पहले दो पार्ट करा चुके हैं। यदि उन पार्टों को नहीं देखा तो जाके देख लीजिएगा, क्योंकि ये पार्ट आपके मध्य प्रदेश पटवारी के एग्जाम के लिए काफी ज्यादा जरूरी होने वाला है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि ये सीरीज आज से लेके यानी कि अभी जो 2 दिन पहले से लेके जब तक पटवारी का एग्जाम नहीं होगा तब तक ये सीरीज चलती रहेगी। और पर सीरीज में आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे। और इसके साथ क्या है कि आप इस सीरीज को खुद से भी लगाइए। जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, खुद से आप देखिए आपसे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, और जो जो क्वेश्चन नहीं बन रहा उसका एक्सप्लेनेशन देखिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है कि भाषा के सर्वमान्य तथा स्वीकृत रूप को क्या कहते हैं। तो भाषा का जो सर्वमान्य रूप है उसको क्या कहा जाता है। देखिए यहाँ पर विभाषा क्या होती है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए विभाषा। विभाषा जो होती है, इसका जो क्षेत्र होता है, विभाषा को जो बोलने का क्षेत्र होता है, क्षेत्र वो एक व्यापक क्षेत्र में बोली जाती है। एक व्यापक व्यापक क्षेत्र में बोली जाती है। और इसमें क्या होता है, लिपि होती है, इसकी एक लिपि होती है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें व्याकरण का अभाव होता है। व्याकरण का अभाव होता है, ठीक है। इसमें व्याकरण का अभाव होता है, यानी कि व्याकरण नहीं होती है, ठीक है। और इसमें देखिए विभाषा में साहित्यिक रचनाएं पाई जाती है। साहित्यिक रचनाएं जो होती हैं इसमें पाई जाती हैं। ये हो गया विभाषा। उसके बाद देखिए राजभाषा क्या होती है। राजभाषा जो सरकारी कामकाज की भाषा जो होती है, सरकारी कामकाज की भाषा को हम राजभाषा बोलते हैं। सरकारी काम काज की भाषा, ठीक है, इसको हम राजभाषा बोलते हैं। अगर हम बोले भारत संघ की राजभाषा क्या है, तो भारत संघ की राजभाषा हिंदी है। भारत संघ की राजभाषा हिंदी है। हिंदी लेक्चर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, जिसकी लिंक हम दे देंगे, तो वहां से जाके आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, भारत जो हो गया, भारत संघ की राजभाषा हिंदी है। भारत राज संघ की राजभाषा हिंदी है। अब कहाँ पहुंचते, भाषा। देखिए भाषा क्या होती है। भाषा जो होती है, साहित्यकार जब साहित्यकार जो होगा, साहित्यकार जब साहित्यकार जब उपभाषा को, यानी कोई भी भाषा है, जब उस उपभाषा को उपभाषा को अपने साहित्य में इस्तेमाल करने लगता है, अपने साहित्य में यूज करने लगता है, तब वो भाषा का रूप ले लेती है। यदि कोई भाषा है उसे साहित्यकार अपने साहित्य में इस्तेमाल करने लगता है, तो वो जो उपभाषा से भाषा में आ जाएगी। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो है मानक भाषा। मानक भाषा सर्वमान्य एवं स्वीकृत रूप होता है, भाषा का स्वीकृत रूप होता है। और ये होती क्या है मानक भाषा। देखिए मानक भाषा इधर लिखे दे रहे हैं। जो मानक भाषा होते हैं इसमें व्याकरण भी होता है, लिपि भी होती है, देखिए यहाँ पर लिपि के बारे में सब लिखे कि हिंदी की कौन सी लिपि है। अगर हम बात करेंगे हिंदी की लिपि है देवनागरी। देवनागरी जो है वो हिंदी की लिपि है। और यदि हम बोल दें अंग्रेजी की लिपि, अंग्रेजी की जो लिपि है वो रोमन लिपि, ठीक है। अब देखिए ये मानक भाषा जो होगी इसमें व्याकरण भी होता है, लिपि भी होती है, और इसका जो क्षेत्र होता है वो व्यापक क्षेत्र होता है। व्यापक कह दें, या फिर एक या एक से ज्यादा राज्यों में बोली जा सकती है, या फिर देश में बोली जा सकती है। कई राज्यों में या फिर देश में बोली जाती है। तो ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दंत से उच्चरित वर्ण है, दंत से
उच्चरित वर्ण है। तो देखिए यहाँ पर चा वर्ग, देखिए जो चा वर्ग होता है, चा वर्ग कहाँ से आता है? तालव्य से आता है, तालव्य से चा वर्ग आता है। का वर्ग जो होता है वो कंठ का होता है, कंठ होता है। और पा वर्ग जो होता है वो ओष्ठ्य होता है, ओष्ठ्य जो होता है पा वर्ग। और ता वर्ग जो होगा वो दंत से उच्चरित होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए सन्यासी शब्द में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो जो सन्यासी शब्द है इसमें हमें अशुद्धि बताना है, किस प्रकार की अशुद्धि है। तो द्वित्व व्यंजन, यहाँ पर जो द्वित्व व्यंजन है वो किस प्रकार के व्यंजन होते हैं? देखिए जब, इसके बारे में लिख लीजिए, जब दो समान, जब दो समान व्यंजन, जब दो समान व्यंजन, व्यंजन का प्रयोग होता है, जब दो समान व्यंजन का प्रयोग होता है, यानी कि प्रयोग में होता है या प्रयोग में लाए जाएं, तब वहां द्वित्व व्यंजन होता है। जैसे एग्जांपल लिख लीजिए, जैसे हो गया मक्का, यहाँ पर दो हो गया व्यंजन, तो यहाँ पर मक्का हो गया, तो यहाँ पर द्वित्व व्यंजन का हो। अनुस्वार, देखिए यहाँ पर जो होगा अनुस्वार संबंधित, अनुस्वार क्या होता है? जब एक बिंदी ऊपर लगी होती है वहां पर अनुस्वार होता है। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन में छ, त्र, ज्ञ, श्र, ये सारे संयुक्त व्यंजन में आते। अनुनासिक में क्या होता है? यहाँ पर चंद्र बिंदी होती है। तो यहाँ अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या अशुद्धि है। तो ये जो लिखा है सन्यासी, सन्यासी होता नहीं है, ये अशुद्ध शब्द है। यहाँ होता है सन्यासी, सन्यासी। तो यहाँ पास ऊपर एक बिंदी लगी होती है, तो यानी कि ये जो हो जाएगा अनुस्वार संबंधी, अनुस्वार संबंधित अशुद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुमने पत्र तक नहीं लिखा, इस वाक्य में उचित निपात का चयन करना है। तुमने पत्र तक नहीं लिखा, इस वाक्य में उचित निपात, निपात तो देखिए कल की वीडियो मैंने बताया था निपात क्या होता है। जब हम किसी वाक्य में बल देने के लिए कोई शब्द का प्रयोग करते हैं वो शब्द निपात होते हैं। निपात एक तरह के अव्यय या व्यंजन अव्यय हो सकते हैं या विकारी शब्द हो सकते हैं। तो निपात क्या है? जो वे शब्द जो किसी वाक्य में बल देने के लिए या भार देने के लिए प्रयोग किए जाते वो होते निपात। और निपात की जो संख्या थी वो 9 थी। निपात जो 9 प्रकार के होते थे। तो चलिए आज की वीडियो में निपात के बताई, इधर वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी, तो चलिए निपात के बारे में देख लिए। निपात 9 प्रकार के होते। पहला निपात देखिए क्या होता है? स्वीकार्य, स्वीकार्य निपात, ठीक है, स्वीकार्य निपात हो जाएगा। तो यहाँ पास निपात, इसको कैसे पहचाने कि ये स्वीकार्य निपात है? अगर इसमें वाक्य में हाँ, जी हाँ ऐसे शब्द दिए हो वहां पर स्वीकार्य निपात हो जाएगा। अगला जो है नकार बोधक निपात, सेकेंड नंबर होगा नकार बोधक, नकार बोधक निपात। इसे कैसे पहचानेंगे? पहचानने के लिए यहाँ पास नहीं का प्रयोग होगा या फिर जी नहीं का प्रयोग हो जाएगा, जी नहीं का। अगला जो निपात होगा तीसरे नंबर का निपात होगा निषेधात्मक निपात, निषेधात्मक निपात, निषेधात्मक निपात हो जाएगा। इसको कैसे पहचानेंगे? इसको पहचानने के लिए मत का प्रयोग होगा, जैसे मत, मत दो, ऐसे सेंटेंस में आता नहीं है तो यहाँ पर मत का प्रयोग होगा। चौथे नंबर में जो निपात आ जाएगा वो प्रश्न बोधक निपात आ जाएगा, प्रश्न बोधक निपात, प्रश्न बोधक निपात। इसको पहचानने के लिए क्या शब्द प्रयोग हो रहे होंगे? 5 नंबर का जो निपात हो जाएगा वो हो गया विस्मयादि बोधक निपात, विस्मयादि बोधक निपात, बोधक, विस्मयादि बोधक निपात, निपात के लिए ऐसे किया है, ठीक है। इसके लिए क्या होगा? इसको पहचानने के लिए काश ऐसे शब्द प्रयोग होगा, काश की, काश हो गया, काश की, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होगा। छठा नंबर का निपात क्या हो जाएगा? छठे नंबर में हो गया बलदायक निपात, बलदायक निपात। और यही निपात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही निपात पूछा भी जाता है, बलदायक निपात।
इसको पहचानने के लिए क्या देखेंगे, तो आ सकता है, ही आ सकता है, तक आ सकता है, पर आ सकता है, सिर्फ आ सकता है, सिर्फ या फिर केवल, इतने चीजें आ सकती इसमें, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 6 के बाद 7वां नंबर निपात जो हो जाएगा वो होगा तुलना बोधक। तुलना बोधक निपात, तुलना बोधक निपात। इसके पहचानने के लिए क्या होगा, तुलना शब्द में सा आ जाता है। 8 नंबर का निपात जो हो जाएगा वो अवधारणा बोधक, अवधारणा, अवधारणा बोधक, बोधक निपात। ठीक है, अवधारणा बोधक निपात में क्या होता है, यहाँ पास लिख के आएगा ठीक, ठीक आएगा, या फिर लगभग आ जाएगा, लगभग, या फिर करीब। ये 3 चीज आ सकती हैं अवधारणा बोधक निपात में। अगला निपात जो होगा, लास्ट निपात है, 9वें नंबर का निपात है, वो आदर बोधक, आदर बोधक निपात। इसमें क्या होगा, जी शब्द जुड़ा होगा वाक्य में। अब देखिए इस क्वेश्चन में, अब निपात का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप लोग कर लेंगे। देखिए निपात से क्वेश्चन इसलिए डाला गया है कि पिछले वर्ष पटवारी के पेपर में निपात का एक क्वेश्चन तो डाल ही देता था। तो देखिए यहाँ पास तुमने पत्र तक नहीं लिखा, अब कौन सा निपात यहाँ पास आ रहा है, तक। देखिए बलदायक निपात जो था, बलदायक निपात में तक है, ये देखो तक है, तो यही पास निपात आ रहा। हालांकि इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, सेंटेंस भी समझ में आ रहा है। जैसे नॉर्मल बोला जाएगा, तुमने पत्र नहीं लिखा, नॉर्मल बोलते तुमने पत्र नहीं लिखा। अब जब इसमें बल दे रहा तुमने पत्र तक नहीं लिखा, तो इसलिए यहाँ पर तक जो होगा वो निपात होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुत्र का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है। तो पुत्र का जो पर्यायवाची होगा तनय हो जाता है, पुत्र का पर्यायवाची। और पुत्र का पर्यायवाची क्या हो सकता है, बेटा, सुत भी होता है पुत्र का पर्यायवाची, तनय तो हो ही गया। और आत्मज, देखिए आत्मज, आत्मज होता है, नंदन होता है, पूत होता है, एंड नंद। ये जो होते हैं ये पुत्र के पर्यायवाची होते हैं। जिसके पार देखा ना जा सके के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है, जिसके पार देखा ना जा सके। ठीक है, तो उसको बोलते हैं अपारदर्शी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसके पार देखा ना जा सके उसे कहते हैं अपारदर्शी। चंद्रोदय का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है। तो देखिए ये जब चंद्रोदय है, यहाँ पर देखिएगा चंद्रोदय, यहाँ पास ओ आ रहा है, ये ओ बन रहा है, ओ बन रहा है ना, तो ओ कब बनेगा, इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे, चंद्र धन उदय, उदय। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इससे छोटा आ लेंगे और यहाँ से ऊ लेंगे, छोटा आ प्लस ऊ मिलके बनाएगा ओ, तो ये हो जाएगा चंद्रो। ये ऊ और यहाँ से छोटा आ जब लेंगे तो यहाँ पर ओ की मात्रा आ जाएगी, तो हो जाएगा चंद्रोदय। और इसमें कौन सी संधि होगी, यहाँ पर से गुण संधि, गुण संधि, गुण संधि होगी जब ए ओ और अर बन रहा हो, ए ओ और अर बन रहा होगा, वहां पास गुण संधि होती है। अनाथ का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है, अनाथ का विलोम शब्द इनमें से कौन सा है। देखिए रोपड़, रोपड़ का विलोम शब्द क्या होगा, उन्मूलन। रोपड़ का विलोम शब्द होता है उन्मूलन। तो यहाँ पास लिखिए, कहाँ गया, उन्मूलन, उन्मूलन। मूक का विलोम शब्द होता है, मूक का विलोम शब्द होता है वाचाल। जंगम का होता है स्थावर, एंड अनाथ का विलोम शब्द होगा शनाथ। तो इसका ऑप्शन बी ए, सॉरी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ई प्रत्यय से बना शब्द निम्न में से कौन सा है, ई प्रत्यय से बना। तो देखिए यहाँ पर धुंधला है, तो इसको हम लिख सकते हैं धुंध धन ला। तो यहाँ पास ला प्रत्यय है,
अगले में परिधनजय, परिजन को हम लिखते हैं परिधन जन, परिजन। तो यहाँ पर परि जो है वो एक उपसर्ग है, उपसर्ग है। अगले में एक हो जाएगा सदाचार, सदाचार को लिखते सत धन आचार। इसमें भी सत जो है वो एक उपसर्ग है, उपसर्ग है। और जो त्यागी है, त्यागी को हम लिखते हैं त्याग, देखिए इसको लिखते हैं त्याग धन ई। त्यागी को जब विच्छेद करते हैं तो त्याग धनी, तो यही अपना ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। रोग पीड़ित शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? रोग पीड़ित में कौन सा समास है? देखिए बहुव्रीहि समास क्या होता है? बहुव्रीहि समास में दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं, इसमें दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं। कोई तीसरा पद प्रधान होता है, कोई तीसरा पद प्रधान होता है, ठीक है, तीसरा पद प्रधान होता है। एग्जाम्पल देख लेंगे इसके लिए, बहुव्रीहि समास का हम एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे है मृत्युंजय, जैसे है मृत्युंजय, मृत्युंजय में क्या हो जाएगा? जो मृत्यु को जीतने वाला, जीतने, मृत्यु को जीतने वाले को हम बोलते हैं मृत्युंजय। और ये कौन है? भगवान शंकर जी हैं। और एग्जाम्पल लेना, चले एग्जाम्पल और देख लीजिए, दशानन, जैसे आ जाए दशानन, दशानन यानी कि 10 हैं आनंद जिसके, 10 हैं आनंद जिसके, ये हो जाएगा रावण, ये किसके आनंद हो गए? रावण, ठीक है। नेक्स्ट है नेक्स्ट है देखिए कर्मधारय तत्पुरुष समास के लिए, देखिए तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। नेक्स्ट द्विगु समास में संख्यावाचक आता है, संख्यावाचक आता है, यानी कि संख्या का प्रयोग होता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल में त्रिलोक, त्रिलोक, चौराहा, त्रिलोक हो गया, चौराहा। कर्मधारय समास जो होता है, यहाँ पर इधर लिख ले, कर्मधारय समास में, कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है। और इसको पहचानने के लिए जब इसका हम विग्रह करते हैं, जब विग्रह करेंगे तो के समान आ जाएगा, या है जो या के समान आएगा। विग्रह करने पे है जो या फिर के समान आएगा, के समान, ये आता है हमारा कर्मधारय समास के लिए। कर्मधारय समास के लिए के है जो, या फिर इसका एग्जाम्पल एक देखना है तो इसके एग्जाम्पल में आप ले लेंगे प्राण प्रिय। जैसे इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं प्राण प्रिय, प्राण प्रिय का जब हम विच्छेद करेंगे तो ये होगा प्राणों से, प्राणों के, प्राणों के समान प्रिय। प्राण प्रिय का मतलब प्राणों के समान प्रिय हो जाएगा, ठीक है। तो के समान आया तो यहाँ पास कर्मधारय समास हो गया। द्विगु समास को हम देख लिए तत्पुरुष समास, ठीक है। अब यहाँ पास देखिए रोग पीड़ित, तो इसका क्या होगा? रोग से पीड़ित, रोग पीड़ित मतलब रोग से पीड़ित। तो यहाँ पर से आ रहा है, यानी कि यहाँ पास तत्पुरुष समास होगा। और तत्पुरुष समास का कौन सा समास होगा? तृतीय तत्पुरुष होगा, यानी कि करण से, करण से होता है, कर्ता ने कर्म को करण से, तो करण से आ रहा है ना, तो यहाँ पास से आ रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कान भरना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है? तो देखिए खूब याद करना, खूब याद करने का मतलब होता है गांठ में बांधना, गांठ में बांधना, खूब याद करना मतलब गांठ में बांधना। ध्यान देना इसका होता है कान लगाना, ये कान लगाना का मुहावरा होता है, ध्यान दें, ठीक है, कान लगाना, लगाना। अगला है किसी षड्यंत्र की तैयारी करना, किसी षड्यंत्र की तैयारी करना में क्या हो जाएगा? खिचड़ी पकाना। जब खिचड़ी पकाना मुहावरे का अर्थ होता है किसी षड्यंत्र की तैयारी करना, यानी कि खिचड़ी पकाना। देन देखिए इसका जो होगा कान भरना, यानी कि पीठ पीछे शिकायत करना। खिचड़ी पकाना मुहावरे का अर्थ है किसी षड्यंत्र की तैयारी करना। कान लगाना मुहावरे का अर्थ ध्यान देना। गांठ में बांधना का मतलब
खूब याद करना। ये साइड जो है मुहावरे दिए हुए हैं और इस साइड जो दिए हैं उनके अर्थ दिए हुए हैं। प्रयासी शब्द का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? तो प्रयासी शब्द का शुद्ध रूप हो जाएगा प्रेयसी। तो इसका ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुंदेलो हर बोलो के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। इसमें हमें बताना है कौन सा रस है। तो यहाँ पास जो रस होगा वो हो जाएगा वीर रस। यहाँ पास झांसी की रानी जो थी उनकी वीरता का बखान किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए रस के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। रसों की जो संख्या होती है वो 9 है। भरत मुनि, टाइम काफी हो गया तो थोड़ा स्पीड में करेंगे। भरत मुनि ने रसों की संख्या को 8 माना है, ठीक है। अब देखिए विभत्स रस जो होगा इनके स्थायी भाव भी देखिए। विभत्स रस का जो स्थायी भाव होता है जुगुप्सा होता है, जुगुप्सा या फिर घृणा। शांत रस का जो स्थायी भाव होता है सम या निर्वेद होता है, सम या निर्वेद, सम या निर्वेद। करुण रस का जो होता है शोक, करुण रस का स्थायी भाव जो होता है वो शोक होता है। स्थायी भाव की संख्या, करुण रस का जो स्थायी भाव हो गया वो हो गया शोक। अब देखिए रस के 4 अंग होते हैं, रस के 4 अंग होते हैं। 4 अंग होते, कौन कौन अंग होते हैं? नंबर 1 होता है स्थायी भाव, स्थायी भाव। नंबर 2 होता है विभाव, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव। नंबर 3 हो गया अनुभाव हो गया। और नंबर 4 जो हो जाएगा, ये 1 मान लो, ये 2 मान लो, ये 3, 4 हो जाएगा संचारी भाव, संचारी भाव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत की सोए, बड़े उजियारे करे बड़े अंधेरे होए। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा श्लेष अलंकार। यहाँ पास श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार कहाँ हो? बारे शब्द है एंड बड़े शब्द, इनके दो दो अर्थ हैं। देखिए बड़े शब्द में, जो बड़े शब्द हैं इसके देखो बालक के लिए एक बार प्रयोग किया गया है, एक बार प्रयोग किया है दीपक के लिए। बालक के लिए क्या प्रयोग होना, यानी कि बड़ा होना, बालक का बड़ा होना। और दीपक के लिए जो था ये बुझ जाना, बुझ जाना। और यहीं पर बारे के लिए भी है, बालक के लिए बारे का यूज इसलिए किया, यानी कि कपूत के लिए प्रयोग इसलिए किया गया है कि जब वो बाल्यावस्था में रहता है, बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, ठीक है। और दीपक के लिए जब भी दीपक को जलाया जाता है, दीपक के लिए शुरू में जब जलाया जाता है, जलाया जाता है। तो अब देखिए इसका अर्थ समझेंगे। जो रहीम गति दीप की कुल कपीत कपूत की सोए, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत की सोए, कि कवि ने कहा है कि कवि ने यहाँ पास कपूत की तुलना दीपक से की है। कवि ने, रहीम ने यहाँ पास दीपक की तुलना कपूत से की है। कह रहा है कि बड़े उजियारे हो, यानी कि जिस प्रकार बालक जो होता है बाल्यावस्था में खुशी देता है और दीपक जो होता है बहुत ज्यादा जलता है शुरू शुरू में, और बड़े अंधेरे हो, कि जिस प्रकार फिर दीपक जो होता है बाद में बुझ जाता है, वैसे बालक बड़ा होके अंधेरा करता है, यानी कि आपके कुल को बदनाम करता है। तो यहाँ पास हो जाएगा श्लेष अलंकार हो जाएगा। उत्प्रेक्षा अलंकार जो होता है इसको पहचानने के लिए मानो, मनहु, जानो, जनहु आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यहीं पर देखिए संदेह अलंकार का प्रयोग कहाँ किया जाएगा? पहचानने की ट्रिक है, देखिए उपमेय और उपमान में अत्यधिक समानता होती है, वहां संदेह अलंकार होता है। संदेह अलंकार को पहचानने के लिए वाक्य में लिखा होगा अथवा या अथवा कीधौ, या अथवा कीधौ, या फिर कीवा आदि दिए होते हैं। ये हो गया रूपक अलंकार। देखिए रूपक अलंकार की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पास रूपक अलंकार जो होगा, रूपक अलंकार में इसमें क्या होता है, उपमेय और उपमान में कोई भी भेद ना रहे, इसमें कोई भी भेद समझ में नहीं आता। उपमेय और उपमान में दोनों एक ही जैसे लगते हैं, तो वहां रूपक अलंकार होता है। जैसे एग्जाम्पल इसमें देख लीजिए, एग्जाम्पल देख लीजिए कि चरण
कमल, चरण कमल बंदो, चरण कमल बंदो हरि राई। तो ये रूपक अलंकार का एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अथाय में प्रयुक्त उपसर्ग। अथाय जो है उसमें प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा होगा? इसका जब हम विग्रह करते हैं तो ये होगा आधन थाय, आधन थाय। तो यहाँ पर उपसर्ग जो होगा आ उपसर्ग हो रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आ नंबर।